करते हैं आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट क्लास में। हम ना ए टू जी काम करेंगे। अब ये बहुत सारी फाइल्स हैं जो मैंने शायद पहले भी मुझे याद है डाली हुई हैं, बट दिस इज समथिंग अ न्यू वन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी वीडियो को या हम अपनी क्लास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप सबको शुरू में ही बताना चाहूँगा कि क्या सर मेरा तो प्रैक्टिकल का पेपर है तो क्या मुझे ये क्लास लेनी चाहिए। द आंसर इज यस। आपके प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा वो 1 से लेके 45 लेक्चर तक आएगा, तो वहाँ पे आपको 1 से 18 लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, इनफैक्ट 22 लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट वन इज 23 से 45 तक आएगा, तो वो आपको मेरी फाइनल टर्म की वीडियो या फाइनल टर्म की क्लास इंशाल्लाह जब तैयारी करेंगे तो आपको मिल जाएगी, जहाँ से ईजीली आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने रेंडमली क्वेश्चंस को देखना है। हमने देखना है सबसे पहले कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक्सेस 8 कोड का मेथड है, इसकी रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये 12 दफ़ा एक्सप्लेन है और मुझे याद है कि मैंने जितनी भी फाइल्स करवाई हैं सब में यही क्वेश्चन कॉमन पाया है। तो रेंज ऑफ एक्सेस 8 कोड की जो होती है ना वो +7 से लेकर -8 तक होती है। ठीक है, ये पहला वाला इसका आंसर वाला ठीक है, ये बाकी गलत है। ये मुझे याद है, मैंने आपको उसमें भी बताया था एक्सेस 8 कोड में जब हम इसकी हैंडआउट्स की तैयारी कर रहे थे या हैंडआउट्स पढ़ रहे थे। उसके आगे जनाब द डेसिमल 17 जो BCD है यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस 17 को आप कन्वर्ट कर लो। वो कहता है BCD में जाओ, यानी कि बाइनरी में जाओ, बाइनरी से कन्वर्ट कर दो, यानी डेसिमल से कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। द आंसर इज वेरी सिंपल। 17 को आप अंदर रखेंगे, 2 को आप बाहर रखेंगे, तो देखिए 2 8s are 60 एंड द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, सॉरी 1 एंड रिमाइंडर इज 1। 2 8s are 16, रिमाइंडर इज 1। फिर उसके बाद 2 2s are 4। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरा कलर और ये इनका फाइल का कलर मैच ना हो। 2 4s are 8, सॉरी, आंसर इज यानी रिमाइंडर इज 0। फिर 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 0 एंड 2 1s are 2, रिमाइंडर इज आल्सो 0। आपने इस तरह चलना है 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्या ये आपको मिल रहा है 1 0 0 0 1। ये देखो ये आपको यहाँ पे इस पूरे आंसर में नहीं मिल रहा। ये जो BCD है इस पूरे जब आंसर में मिलेगा ही नहीं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। ये एक सिंपल सा टेक्निक है। यहाँ पे आप क्या करो, आप इस 1 को ऐड कर दो, लेकिन ये वही बात है कि ये करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ये डेसिमल कन्वर्जन आ सकती है, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये आए। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काम करना। अब यहाँ पे जो कि ये ऐसा आंसर नहीं है तो इन्होंने एक एक्यूरेट आंसर लगाया हुआ है यहाँ पे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था 1 0 1 1 1। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आप यही लगा दो, लेकिन इसका जो राइट वन है वो ये बनेगा 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन देखते हैं। तो 4 आउटपुट्स हैं हमारे पास 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के साथ। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीप्लाई करना, सिंपल। ठीक है, अगर कहते हैं 4 इनपुट्स हैं वो कनेक्ट होगा 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के साथ। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये रट्टा लगाने वाला काम है जो मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स करवाई थी कि आपको ना ये याद करना पड़ेगा। ये बात बस इस तरह याद रखना कि अगर मल्टीप्लेक्सर के साथ काम करेगा तो वो जो एंड जो गेट यूज करेगा ना वो आपका और गेट होगा। कब? जब वो मल्टीप्लेक्सर के साथ काम करेगा और उसने जो स्टेटस लेना होगा वो इनपुट की फॉर्म में लेना होगा, तो ये और है। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है PLD का वो कंसिस्टेंट होता है कितनी वायर्स पे? 4 वायर्स पे। दिस इज आल्सो द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो PLD है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन या प्रोग्रामेबल लॉजिक सिस्टम जो होते हैं ये आपके 4 वायर्स के सर्किट के कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 4 वायर्स इसका राइट ऑप्शन है। फिर डैश ड्यूल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम अ 16 या 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। देखो क्या कहता है जो 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है ना आप उसे कन्वर्ट करते हो 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के साथ। इसमें असल में ड्यूल है, तो इस ड्यूल का मतलब है कि आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो आपके पास वो एक आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 16। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 4 बन जाएगा। और अगर कोई और नंबर होगा यू कैन अप्लाई दिस आल्सो कॉन्सेप्ट, सो 4 इज द राइट आंसर। फिर उसके आगे SR लैटिचेस जो होती हैं ये इंप्लीमेंट हो रही होती हैं जनाब एंड और गेट के साथ। दिस वन आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये 12 दफा रिपीटेड है कि जो SR लैटिच है ये इंप्लीमेंट करता है बाय यूजिंग एंड
और गेट्स, ठीक है। तो एंड और गेट आपका राइट आंसर है। दिस वन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दिस वन इज कॉन्सेप्चुअल बेसिस कि जो प्रोडक्ट टर्म होती है जीरो की वो क्या होती है। देखो प्रोडक्ट टर्म है ना, इसमें क्या मतलब है, ये इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट टर्म में वो एक होती है और एक होती है सम टर्म। सम टर्म का मतलब है जैसे मैं कहता हूँ 0+1 आंसर इज 1, यानी कि इसकी जो टर्म्स हैं वो 1 में कन्वर्ट की जा सकती हैं। यू कैन या वी कैन ऐड मल्टीप्लाई, वी कैन ऐड विद नंबर टू द जीरो। बट ये जो प्रोडक्ट टर्म है एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इक्वल्स टू जीरो। जैसे मैं कहता हूँ जी जीरोज हंड्रेड्स आर, देखो अगर 100 टाइम भी जीरो को ले लिया जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसमें जो भी लिटरल होगा वो हमारा जीरो ही रहेगा, वो 1 में कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अपने जीरो के साथ, आंसर इज जीरो। तो यहाँ पे इसका ये वाला आंसर है। दिस वन आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे याद है मेरा जब अपना ये सब्जेक्ट था मुझे ये आया हुआ था। आउटपुट है आपने 3 इनपुट एन एंड गेट का बताना है जनाब, A = 1 0 and 1। मुझे याद है मैंने कुछ 4 साल पहले इसको इस तरह याद किया था, 1 0 1 जब आएगा तो मैं 0 लगा दूंगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या चीज़ आप लोगों से पूछी जा रही है, उस टाइम तो हमने अनफॉर्चुनेटली रट्टा लगाया था, बट एट दैट टाइम मास्टर्स के बाद मुझे इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। देखें मैं कहता हूँ जी A मेरे पास 1 है, B 0 है, C 1 है। आपने एन एंड गेट अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देखो what will be the output of the n and gate input value। n and का मतलब है नॉट एंड। पहले आप एंड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें। आपके पास वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है। देखो एंड गेट में अगर किसी भी आंसर को 0 ले लिया जाए, ठीक है, तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए 1 0 1। अब चूंकि इसमें एक कंडीशन 0 आ गई तो इसका आंसर 0 है। अब मुझे इसके साथ एन लगाना है, एन का मतलब है नॉट एंड लगाना है। तो यहाँ पे ये आंसर इसका गलत कर गया, क्योंकि देखो उस टाइम जब मैंने आपको बताया ना, मुझे याद है मेरा ये अपना था, क्योंकि उस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमें रट्टा लगाना पड़ा, हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था। बट एट दैट टाइम अब हम इसको एनालाइज कर सकते हैं इसका क्या आउटपुट है। तो एन एंड गेट कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है कि ये नंबर है। 1 0 1 का मतलब है कि अगर तीनों इनपुट्स 1 1 1 होते तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाना था, लेकिन यहाँ पे जो कि एक 0 आ गया, एक फॉल्स कंडीशन होगी तो मेरे पास जवाब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मुझे n लगाना है, n का मतलब नॉट। तो अगर नॉट 0 है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि वो 1 है, तो 1 इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 0 इज नॉट द करेक्ट वन, इसने गलत लगाया हुआ है। अनडिफाइंड भी नहीं हो सकता और इनवैलिड नहीं है, क्योंकि ये इनवैलिड कभी नहीं होता। तो यहाँ पे 1 इसका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा जी डैश इज नॉट अ वैलिड ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल नंबर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जनाब जिसकी बेस 16 होती है। पेपर के लिहाज से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हेक्साडेसिमल में कितनी वैल्यूज आई जाती हैं। देखो हेक्सा में हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसकी बेस 16 है, लेकिन आखिर इसका 15 पे ही होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे देखो तो कहते हैं जी आपने बताना कि दैट विच इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। आपने ये बताना कि कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। देखें इसका जो राइट आंसर है ना वो यही वाला है, DEHF। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे ना ये जो एज आ गया ना, इस एज का कोई मकसद नहीं है। हम इसको 1001 को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, हम ABCD को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हेक्साडेसिमल के नंबर है। लेकिन ये जो एज है ये इनवैलिड है, एज इज नथिंग इन हेक्साडेसिमल। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए जो सर्चिंग की है वो ये देखो, ये आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं इसकी इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ना, यानी कि 9 तक वो नंबर लेके आता है 9th में यानी डेसिमल में, फिर 10th को A के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो 10A है, 11B है, 12C है, ठीक है, 13D है, 14E है और 15F है। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 15 तक जाती है, तो F तक हम आ रहे हैं। F के बाद जो एज इसने यूज़ किया टर्म वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एज है इसकी वजह से ये इनवैलिड नंबर बन जाता है, या ये उसके अंदर नहीं आता। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, जनाब हमने बहुत दफ़ा टूज कॉम्प्लीमेंट सीखा। टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह ऐड करते हैं। एडिंग 1 टू द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, बड़ा आसान है, हम इसको यहाँ पे करेंगे दोबारा। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर है 1011, आप मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके दें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू कैन कन्वर्ट 1 to 0 एंड 0 to 1, यानी अगर 1 है उसे 0 में कन्वर्ट कर दो,
अगर 0 है तो उसे 1 में कन्वर्ट कर दो। चलें जी, ये मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब पहले कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद मुझे ऐड करना है उसके अंदर 1, तो मैं यहाँ पे 1 को ऐड करता हूँ। ये देखो 1 0, आंसर इज 1, 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। सो दिस इज द नंबर जो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है इस नंबर का, ठीक है। तो ये वाला है, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सो दिस वन इज द राइट वन। यहाँ पे इसका दिस, ये वाला पहला वाला करेक्ट ऑप्शन है। उसके आगे देखिए, अब दोबारा से BCD 7 सेगमेंट डी कोडर। देखो ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो कि आपको फिर वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 7 सेगमेंट जो डी कोडर होता है ना, ये 4 बिट का इनपुट लेता है और 7 बिट का आउटपुट देता है आपको। तो ये 4 और 7 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन मेथड इज इंटेंटेड टू बी यूज्ड टू बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 वेरिएबल्स। देखें जी, अगर आप 4 वेरिएबल से ज्यादा की टर्म के अंदर बात करेंगे या 4 वेरिएबल से ज्यादा के ऊपर आप जाएंगे, तो उसके लिए क्वीन मैक्स की इज द की मेथड, यानी कि ये सबसे बेहतर मेथड है। क्योंकि देखो, जब हम अपने नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते हैं ना, हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम लोग जो है वो क्वीन मैक्स की मेथड का इस्तेमाल करते हैं। के मैप भी इस्तेमाल होता है, बट क्वीन मैक्स की मेथड अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स इज द राइट वन ऑप्शन। अब ये ना आपका क्वेश्चन है जो कि पूरा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसमें उसने पूछा हुआ क्या है कि आपका ना वो के मैप दे रहा है, उस के मैप पे ना वो कहता है मुझे ना लीगल ग्रुपिंग दिखा दें। देखो अब ये अनफॉर्चुनेटली, अच्छा ये पूरा क्वेश्चन है विच इज गुड। ये देखो आपने क्या करना है, आपने ना इसको लीगल ग्रुप बताना है। देखो मैं आपको पहले ग्रुपिंग बता देता हूँ कि ग्रुपिंग की कैसे जाती है। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब आपने क्या करना है जी, आपने ग्रुप करके देना है मुझे। अब देखो मैं ग्रुप करने लगा हूँ। अब इसने ना ये ग्रुपिंग की हुई है, ये मैं यहाँ पे ये ग्रुप कर रहा हूँ। ये देखो 1, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। फिर मैं ये एक इस तरह से ग्रुपिंग कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। फिर मैं इस तरह से ग्रुपिंग कर रहा हूँ, यानी आपके इसके मुताबिक। ये देखो ये इस तरह से ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। एक इस तरह से ग्रुपिंग हो रही है, एक इस तरह से ग्रुपिंग हो रही है। आपने इसमें से लीगल बताना है, लीगल कौन सा है। तो देखो ग्रुपिंग आप कभी भी इस तरह क्रॉस फॉर्म में नहीं कर सकते हो। आप कभी भी 3 ग्रुप नहीं बना सकते। यानी कि आप जैसे देखो ना, अगर हम इसको थोड़ा सा सुथरा कर लें, अनफॉर्चुनेटली हमें Ctrl+Z कमांड के ऊपर काम करता नहीं है। यानी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ग्रुपिंग या तो सिर्फ आप इस तरह कर सकते हो या सिर्फ आप इस तरह कर सकते हो, और वो भी 2 वेरिएबल्स के साथ। देखो ये वाले जो 1 है ना, ये इसने बना के दिए हुए 2 वेरिएबल्स के। ये इसको नाम दिया इसने सी का, इसमें सी ही सिर्फ लीगल है। इसने 3 वेरिएबल को किया। कभी भी आपके पास अगर 2 के यानी कि 2's का स्केयर लिया जाए ना, जैसे 2's की फॉर्म में नंबर नहीं आएगा, जैसे 2 4 6 8, इस तरह से ग्रुपिंग आप कर सकते हो। 3 6 5 3 5 7, यानी इस तरह से आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बना के उसने दिया होगा और आपने बताना होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने। और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो लॉन्ग शॉर्ट भी है, आपको पूरा टेबल बना के देगा कि कब मुझे ग्रुपिंग करके दें। तो ग्रुपिंग की टेक्निक्स आपकी उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका राइट है। ये देखो इसने आपको मजीद दे दिया, ये देखें ये सी के इसने 4 बिट्स को किया हुआ है। और डी देखो, डी में सिर्फ 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स तो नहीं होती ना, क्योंकि जो 3 बिट्स है दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल्स ऑफ 2, तो दिस वन इज आल्सो इलीगल। तो सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। फिर उसके आगे हमने जो है वो वैल्यू बतानी है, सम एंड कैरी व्हेन 2 4 बिट नंबर्स फला फला अप्लाइड फॉर अ 4 बिट एडर एंड कैरी बिट इज 1। देखो अब ये क्या कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है आपको। अब यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एनालाइज करते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ये कहता है, इसको ये देखें, कहते हैं जी आपके पास वैल्यू है सम एंड कैरी आउट। सम करना है और उसमें क्या कैरी आउट हो रहा है। कैरी आउट का मतलब है कि क्या कैरी आ रहा है, कैरी जा रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे कहता है अलाइन करें जी। कैरी इनपुट इसमें 1 है, तो यहाँ पे देखें आपको पहले तो उसने बता दिया कैरी इनपुट इसमें 1 है। इसका मतलब 0 वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट इसमें आ रहा है और इनपुट इसकी 1 वैल्यू है। इसका ये मतलब है कि इसमें 3 नंबर्स जो है वो आ सकते हैं। बड़ा आंसर सिंपल सा होगा, आप इसको जमा कर दो 1 0 1 1 और इसमें कर दें 1 1 1 एंड 1। अब आप देखें 1 एंड 1 आंसर इज 2, लेकिन 2 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो 2 1s are 2 एंड द आंसर रिमाइंडर इज 0। तो 1 0 इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ द नंबर 2। तो 0 यहाँ पे आ गया और 1 देखो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब ये 1 1 और 1 ये आपके पास 3 बनता है, ठीक है। अब जब ये 3 बनेगा ना, तो 3 की फॉर्म होती है 1
एंड द आंसर इज 1, यानी कि 1 1 आपके 3 की होती है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 1 1 दोबारा 2 आ गया, मैं 0 करता हूँ और 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो 1 इसका मतलब इनपुट कैरी आया, 1 1 1 यानी 3 दोबारा आ गया। 3 को जब आप दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा, 2 की फॉर्म में आएगा, 2 1 2 और रिमाइंडर 1, तो 1 एंड 1। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये जो 1 है ये तो आपका कैरी है ये वाला, लेकिन यहाँ पे 1 0 1 1 0 ये कहाँ पे आंसर है? देखो यहाँ पे ये आंसर नहीं है 1 0 1 0, लेकिन यहाँ पे इसके जो पास तर आंसर है वो ये वाला है 1 0 1 1। आप इसको 1 को कैरी कंसीडर कर लें, यानी अगर आप 1 1 0 1 ये अगर लेके चलें तो ये इसके पास तर आंसर है, ठीक है। बाकी देखो 0 तो नहीं आता, आखिर में 0 नहीं है, आखिर में 1 है, सही है। तो ये आपके पास इसका करीब तरीन आंसर बन जाएगा। फिर उसके आगे जो पर्टिकुलर हाफ एडर होता है, ये भी आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि जो हाफ एडर होता है ना उसके 2 इनपुट्स होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं। तो इस केस में आपके पास ये वाला ऑप्शन राइट बनेगा। और मुझे याद है मैंने आपको ये बहुत दफ़ा अपनी हैंडआउट जब हम कर रहे थे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में, हमने वहाँ पे इस चीज़ को बहुत दफ़ा से रिपीट किया हुआ है। फिर TTL जनाब, TTL क्या काम करता है? ये आपके DC सप्लाई करता है वोल्टेजेस को, जिसकी रेंज +5 होती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द TTL। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आपके सारे पेपर के लिहाज से, हम एब्रीवेशंस को अपने हैंड आउट से जाकर समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। अच्छा देखिए, हमने TTL के ऊपर जाना है, इसकी एब्रीवेशंस आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो टू द हैंड आउट्स और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जनाब TTL को, और अगर हमें मिल जाता है तो विच इज़ गुड। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास है TTL की टेक्नोलॉजी। में आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके जा, ये देखो ये है जनाब आपका पेज नंबर, मैं इसको हटा देता हूँ, पेज नंबर आपका 58 है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको अरेज कर लें तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा। ये देखें, TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है? इसका मतलब होता है कि हम फास्ट स्विचिंग स्पीड में और हाई पावर कंजप्शन के साथ इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल इसको हमने अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद क्या है, इसकी एब्रीवेशन TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक। फिर इसके आगे ECL का मतलब इमिटर कपल्ड लॉजिक। फिर PMOS का मतलब है जनाब ये P चैनल्स के साथ काम करता है, जो कि MOS की टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा होता है। अब इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि आपकी जो डेंसिटी होती है उसकी चिप की डेंसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये जो 2-3 है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ECL यानी इमिटर कपल है और TTL है, और एक और है जिसको हम CMOS कहते हैं, करियर सेंस मल्टीपल समथिंग इसकी एब्रीवेशन बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है CMOS, ठीक है। वो आगे जाके शायद आएगी भी, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। हाँ ये मिल गई मुझे CMOS, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3, ठीक है। ये पेपर में आप लोगों से बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, 12 दफ़ा रिपीटेड है, तो ये याद रखना। CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एब्रीवेशन आप लोगों की वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें इसकी जो वोल्टेज पावर है वो 5 वोल्टेज है, तो 5 इसका राइट ऑप्शन है। फिर CMOS की दोबारा बात कर रहा है कि CMOS में यानी कि ये देखो यहाँ पे इसने इसका जवाब दिया भी होगा हमें कहीं ना कहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड के अंदर जो हमारे पास अच्छा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे जाके हमने इसको स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि ये जो हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस है ना, जो कि लॉजिक हाई सिग्नल के साथ काम करता है, उसकी रेंज क्या है? तो उसकी रेंज आपके पास 3.5 से लेके 5 वोल्टेज है। ये बड़ा स्टैंडर्ड और कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात इसको भी याद रखना कि ये ना इसकी जो 3.5 है ये मिनिमम है, ठीक है। पेपर में ना ये आ जाता है कि मिनिमम ना, इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या मिनिमम रेंज है, तो मिनिमम रेंज 3.5 है इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 5 है वो इसकी मैक्सिमम रेंज है, सही है। फिर आगे मल्टीप्लेक्सर सर्किट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसको प्रीवियस अपने लेक्चर में भी देखा था कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है ये क्या करता है, ये मल्टीपल इनपुट देता है और मल्टीपल ही आउटपुट देता है। तो मल्टीपल ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे अगर हम देखें तो बाइनरी वैल्यूज है जनाब, जिसमें SOP, यहाँ पे SOP का मतलब क्या है इसको समझने की हमें ज़रूरत है। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जहाँ पे देखो A है ना, यानी जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ पे 1 आएगा। अब इसको आप इस तरह समझ लें कि सब की वैल्यू 1 1 1 1 1 है। देखो A की वैल्यू क्या है, ये इसका राइट ऑप्शन है 1, B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू भी 1, लेकिन जो D कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया वहाँ पे आप 0 लोगे। अगर मैं इसको मजीद आपके लिए बड़ा कर दूं तो अब आप यहाँ से देखो, A का कॉम्प्लीमेंट, फिर B, फिर C, फिर D का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, ठीक है, 1,
1 0। तो अगर हम यहाँ पे मैच करें तो ये देखें 0 1 1 0। ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। कब? जब आप SOP टर्म के साथ काम कर रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म के साथ जब आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। इसी तरह आपके पास मजीद है, आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा। इसमें सब में कॉम्प्लीमेंट है तो सब में आप जो है 0 0 लिख देंगे, और आखिरी वाले में कॉम्प्लीमेंट नहीं है डी में, तो आपके पास आंसर में भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर उसके आगे जनाब देखें, आपने क्या करना है, आपने बाइनरी वैल्यू को निकालना है POS की। POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब यहाँ पे दोबारा से हमने पहले क्या देखा था, हमने SOP देखा था। SOP का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको याद रखना है, ठीक है। और POS का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब यहाँ पे देखो A है ना, अब ये जो आखिरी वाला S है, यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा है कि ये जो सम करेगा, तो सारी वैल्यूज आप अब यहाँ पे सम हो रही हैं। तो अब ये जो A है ये 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। B कॉम्प्लीमेंट दोबारा आ गया, तो B कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 को रिप्रेजेंट करेगा। बशर्ते ये कि बस POS और SOP में फ़र्क ये है कि उसमें प्रोडक्ट है और POS में सम है, ठीक है। और यहाँ पे देखें सिंपल C है तो C में भी 1 आ गया। अब दोबारा A कॉम्प्लीमेंट, चूंकि कॉम्प्लीमेंट दोबारा आ गया तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस 1 प्लस 0। तो ये देखें ये वाला आपका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो ऑलवेज पॉजिटिव 0 होता है और उसकी जो वेट होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है डेसिमल नंबर में वो पॉजिटिव होता है, 0 होता है। अब ये भी याद रखना, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ना, इसका क्या मतलब है? देखो ये पोजीशन 0 के ऊपर फॉल करता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से ये मुराद होती है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें ये नंबर होता है कि अगर आपकी बिट, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ना +10 लिख दो, लेट्स सपोज, तो या हम इस 10 को तो हम 10 की ही फॉर्म में ले आते हैं। हम अपना कॉन्सेप्ट मजीद आसान कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मुझे +7 लिख के दो। ये जो 7 है आप इसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी के अंदर। कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या होगा? आंसर इज वेरी सिंपल कि 2 3s are 6, आपका रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 1s are 2, आपका रिमाइंडर बच गया 1। ये देखो 1 1 1, आपने बाइनरी फॉर्म में 7 को कन्वर्ट कर लिया। 7 को आपने कन्वर्ट किया तो 1 1 एंड 1। अब इसके साथ देखो साइन कौन सा है? प्लस साइन है, ठीक है। तो अब प्लस की जो हम बिट ऐड करते हैं ना, वो हम ऐड करते हैं जनाब 0 की। और अगर यहाँ पे -7 होता तो 7 को तो भी आपने कन्वर्ट किया है 1 1 एंड 1, लेकिन ये जो माइनस है ना, यहाँ पे इसको माइनस को लिखने के लिए मुझे यहाँ पे 1 का ऐड करना पड़ना था और उसका कलर चेंज कर देना था, या मैंने कह देना था ये जो 1 है ये मेरी साइन बिट है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर, जो हमने अपने बहुत लेक्चर्स के अंदर या बहुत दफ़ा रिपीट किए हुए हैं। अब आप आगे देखें तो कंसीडर कर रहा है जी बाइनरी नंबर, आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालना है। अब यहाँ पे हम दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मोहिब चूंकि क्लास में भी न्यू है, मोहिब को मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ऑलरेडी, शायद मोहिब याद है मुझे कि मैंने आपको करवाया था, बट हमने पहला क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट किया था। हम दोबारा आपके लिए यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट को रिपीट करते हैं। देखो नंबर है 1 0 0 1 0 1, आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसी तरह के नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 को रिप्लेस कर दो 0 के साथ, 0 को रिप्लेस कर दो 1 के साथ। तो 1 0 है तो देखो 0 1, फिर 1 हो जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा क्लैरिटी रहे। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अब आपने 1 को ऐड करना है, आपने पॉजिटिव 1 को ऐड करना है। देखो 1 एंड 0 आंसर इज 1, फिर नीचे एज इट इज उतार दो 1 0 1 1 एंड 0। अब आप मैच करो, ये देखो 0 1 1 0 1 1, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर है, दिस वन। बाकी आप देखो तो बाकी आपके मैच नहीं कर रहे। 0 वो उसने शुरू में 1 दे दिया, आंसर इज रॉन्ग। 1 है, शुरू में 1 आ गया, आंसर इज रॉन्ग। अब ये देखो 0 1 1 0 1 0, देखो यहाँ पे 0 नहीं था, ये इसने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली भी है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट। अब आगे ये आपके नंबर्स हैं, ये भी मैंने आपको आपके लेक्चर्स में करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। a + a कॉम्प्लीमेंट डॉट b ये किसके बराबर होता है जनाब? इसने यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, हम अपने हैंड आउट से जाके इसको देखते हैं ताकि मैं आपको बाकी सारे भी बता सकूँ। ओके, अनफॉर्चुनेटली ना मुझे आपके आंसर जो है वो नहीं मिले आपकी उसमें, मतलब ये जो हैंड आउट्स में हमने पढ़े हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भी टाइम शॉर्ट है, हम नहीं सॉल्व कर सके इसको या नहीं देख सके। लेकिन इसका जो आंसर है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्यूरी है, ये a + b के बराबर है, ठीक है। ये a डॉट b नहीं है, b नहीं है, ये एक इसका हम ना स्टैंडर्ड पढ़ते हैं a + a डॉट, ठीक है। ये आपके बराबर हो जाएगा a के। ये जो डॉट b है ये हम इस पर रूल्स और रेगुलेशन लगाते हैं जो कि काफ़ी लंबी टर्म है, तो ये a + b के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
उसके आगे देखो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन लॉ में हमने ये देखा था कि जब हम प्लस करेंगे ना, ये समझ लो, जब भी डिमॉर्गन्स लॉ में प्लस हो रहा होगा तो जब हम उसे तोड़ तोड़ के लिखेंगे ना, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस है, तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ये इकट्ठा है, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इस कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट कर दूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी मल्टीप्लाई आ जाएगा डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो डॉट है ये कॉम्प्लीमेंट को अलग करने के लिए आया, ठीक है। और इसी का एक दूसरा उल्टा है कि अगर वो आपको डॉट की फॉर्म में देगा तो आप उसको प्लस कर लेंगे और वो सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट इज द राइट वन, दिस वन इज द राइट वन ऑप्शन। फिर उसके आगे एक्सटेंडेड आस्की कोड, ये मुझे याद है मैंने आपको CS401 में भी करवाया था। जो एक्सटेंडेड आस्की कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसकी यूनिक कोड 256 है और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक है। ये भी याद रखना, ये भी पेपर में आती होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है, यानी कि 256, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड है ना उसकी कोड 128 है, ठीक है। फिर जो 3 फंडामेंटल गेट्स हैं हमारे पास, ये मुझे याद है मैंने आपके प्रैक्टिकल में 2024 में बहुत दफ़ा किया है। ये आपका एंड है और नॉट है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, नॉट और एंड, यानी एंड और नॉट 3 फंडामेंटल गेट्स हैं हमारे पास। फिर दोबारा से जो स्टैंडर्ड एसओपी फंक्शन होता है, ये आपके पास 1 इज प्लेस एज अ सेल कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो 1 है ना, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि इसमें जो 1 होता है वो आपके सेल की कॉरस्पॉन्डेंस को जाहिर कर रहा होता है मिन टर्म्स में। मिन टर्म का मतलब होता है जो मिनिमम टर्म्स है। इस तरह एक दूसरी टर्म होती है विच इज कॉल्ड मैक्स टर्म, यानी जो मैक्सिमम टर्म है, ठीक है। फिर उसके आगे अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इनपुट्स बता रहा है आपको। देखो कहते हैं ए लेस देन बी इज सेट टू 1। ये 1 तब होगा जब दो कॉम्बिनेशन इसके a इक्वल टू 0 1 और 1 0 होगा। देखो अब यहाँ पे ना आपको समझने की जरूरत है, यानी ये कॉन्सेप्ट है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है कि a जो है ना वो छोटा है किससे, b से। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे देखो 0 1 है। मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जाम्पल यूं दी थी। देखो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैं उस 10 रुपए को क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि जी मेरे पास 10 रुपए हैं, लिख सकता हूँ। क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास 10 रुपए हैं, लिख सकता हूँ। क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0010? तो ये जो हम पीछे वाले नंबर्स पे यानी जो लेफ्ट तरफ जीरोस ऐड करते हैं इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप यही चीज उठा के राइट वाली जगह पे ऐड कर दो तो देखो ये आपके पास 1000 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 0 है, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू, अगर आप इस 0 को निकाल दो बी की वैल्यू तो 1 है। तो इसका मतलब है कि ये तो कंडीशन फॉल्स होगी। वो कहता है ए छोटा है लेकिन यहाँ पे ए बड़ा आ रहा है, ये नहीं हो सकता। दोबारा से देखो ये इस 0 को निकाल दो, देखो a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 1 है, तो दोबारा a कहता है छोटा है लेकिन यहाँ पे a बड़ा हो गया। दोबारा a देखो 0 1 है, हाँ अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो a बराबर हो गया b के, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर आगे वाला क्वेश्चन या लास्ट देखें तो देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 10 है, तो क्या a छोटा है b से, यानी कि क्या 1 छोटा है b से? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके आगे अगर हम देखें तो ऑल अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग कंपैरेटर्स या कंपैरेटर, यहाँ पे देखो ये जो कंपेयर करने वाले सिलसिले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें जो हमारे पास कंपेरेटर्स होते हैं जो कि कंपेयर कर रहे होते हैं, अब इनका काम ये होता है कि ये आपको इजीली एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स को जो है वो कास्केड करें। कास्केड का मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, मिलाना, ठीक है। ये जो हमारे पास निकला है ना कंपेयर, कंपैटिबिलिटी से निकला है, इसके अंदर हम जो है ना अपने सर्किट्स को कंपैरेटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं यूजिंग इटरेटिव सर्किट्स बेस्ड ऑन दी कंपैरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। फिर उसके आगे हमारे पास 2 बिट्स हैं, यानी कि 2 इनपुट्स हैं और 4 बिट का मल्टीप्लेक्सर है। ये देखो ये वो वाली टर्म्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने याद करनी है। 74x 157, अब इसे कनेक्ट करते हैं क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, 2 इनपुट और 8 बिट आउटपुट। अब ये स्टैंडर्ड टर्म है, अनफॉर्चुनेटली अब आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। बस इसको इस तरह याद रखना है आपने कि 74x 157 इसके कितने मल्टीप्लेक्सर हैं, तो 2 बिट्स हैं और 8, यानी 2 इनपुट्स हैं 8 बिट के साथ जो काम करती हैं, तो ये इसका राइट वन ऑप्शन है। उसके आगे जनाब a डॉट बी डॉट सी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एसोसिएटिव लॉ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये वाला होता है कि a डॉट बी बराबर है b डॉट a के, तो ये क्या है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा।
अच्छा जी, उसके आगे देखें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये किसकी एग्जाम्पल है? अब यहाँ पे समझ लो वो बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो अब हमने दो टर्म्स को डिस्कस करना है बहुत डिटेल से। एक है पी ओ एस और दूसरी है एस ओ पी। पी ओ एस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। देखो ये जो प्रोडक्ट ऑफ है ना, इंग्लिश जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो समझने वाले बच्चे हैं उनको समझ आ गया होगा कि सम की प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मतलब है कि सम की, यानी कि पहले सम करो पी ओ एस। मैं अपने बच्चों को या स्टूडेंट को इस तरह समझा रहा होता हूँ कि अगर पी ओ एस होगा ना तो आपने देखना है कि पहले जमा हो रहा होगा फिर आखिर में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इस केस में देखो क्या ऐसा हो रहा है, पहले जमा हो रहा है उसके बाद देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म है पीओएस की। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अगर वो आपको कह देता कि ए डॉट बी जमा सी डॉट डी, तो ये क्या होती, ये एस ओ पी होती, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट ऑप्शन बन जाता। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी, जो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं डिस्क्राइब करता है ऑपरेशन। अब यहाँ पे याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में मोस्ट रिपीटेड है। अगर तो डॉट होगा ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को हम कहते हैं एंड गेट, ठीक है। अगर प्लस होगा तो प्लस को हम लोग कहते हैं और गेट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम और गेट कहेंगे। अगर वो कह दे ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कह दे, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर वहाँ पे एंड हो जाएगा। नॉट एक यूनिरी ऑपरेटर है, इसके लिए हम जो है वो दूसरी टर्म को इस्तेमाल करते हैं, इसको नेगेशन कहा जाता है। और एन एंड जो इसके साथ आप नोट लगा देते हो। ये आपका वही क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, जिसके अंदर सी वाला आपका पार्ट था। फिर पर्टिकुलरली हाफ एडर कितने, देखो ये भी वही बात है कि हाफ एडर और फुल एडर जो है वो 3 इनपुट्स रखते हैं और 2 आउटपुट्स रखते हैं। 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स इज द राइट ऑप्शन। ये आपका सी वाला क्वेश्चन है जो हमने कर लिया था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। उसके आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ और ऑपरेशन। देखो जी और ऑपरेशन जो है, देखें और ऑपरेशन जो है ना, जो ABEL है ना, ABEL है एडवांस बुलियन अलजेब्रिक लैंग्वेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, मैं आपको इसके हैंडआउट से जाके एक दफ़ा समझा देता हूँ। ABEL का जो है वो क्या टर्म बनती है, ये देखें। ABEL का मतलब होता है एडवांस बुलियन अलजेब्रिक लैंग्वेज। इसको याद रखना, पेपर में ये आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे ये इसके कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ये पेपर में मस्ट आएंगे। ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग भी आ जाता है। अब वो आपको ना कंडीशंस देता है, जैसे मैं आपको देता हूँ ए प्लस बी डॉट सी। आपने ना मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है ABEL में। देखो ये जो प्लस है ये और को शो करता है, डॉट आपका एंड को शो करता है, फिक्टोरियल जो है ना ये आपका ABEL के अंदर नॉट को शो करता है। और यही वजह है कि हम इसको CS201 के अंदर पढ़ते हैं। फिक्टोरियल का मतलब नॉट होता है, एक्सोर का डॉलर का साइन है। देखो ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस को आप शो करते हो हैश टैग के साथ, तो ए हैश टैग बी, डॉट को आप यानी कि एंड को शो करते हो एंड के साथ, तो एंड सी। ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, पेपर में ये आता होता है। यहाँ पे कहता है ABEL में और बताओ, तो और का भी साइन हमने देखा एंड, ये हैश टैग है, ठीक है। उसके आगे जनाब द थर्ड लास्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल, हमारे पास जो है वो ये है कि जो लैटिस होते हैं उसके कितने स्टेबल स्टेट्स होते हैं, तो आंसर यहाँ पे 2 है। लैटिस के 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं, सिंपल आप लोगों ने याद रखना है। उसके आगे द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस के लैटिस जो होती है वो रिटेन करती है अपनी स्टेट्स को जब तक उसकी इनपुट चेंज नहीं हो जाती। LR लैटिस हमने पढ़ी हुई हैं अपने हैंडआउट्स के अंदर। LR लैटिस क्या करती हैं, अपनी स्टेट्स को तब तक मेंटेन करती हैं जब तक हम उसके इनपुट को चेंज नहीं करते। यानी कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर के आपको एक एग्जांपल दूं तो वो रिपीट तब तक करता रहेगा जब तक हम उसमें लूप चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये वाला इसका ऑप्शन है कि इनपुट इज चेंज्ड। द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास S जो है वो 0 है और R जो है वो 1 है। मैं आपको कह रहा था ना कि हमने SR लैटिस को डिस्कस किया है, वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि अगर S यानी कि सम जो है हमारे पास, सम से मुराद के एक टर्म है कि अगर हमारे पास कोई 0 इनपुट आ रहा है और एक इनपुट आ रहा है 1, तो इसमें जो एक्टिव SR लैटिस है उसकी क्या कंडीशन होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, जब भी आपके पास 0 1 होगा तो आप अपनी टर्म को रीसेट करेंगे, जैसे हम अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को, अपनी विंडोज़ को रीसेट करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक द सेम हियर। तो जब भी इस तरीके की कोई टर्म्स आती हैं तो वहाँ पे अपने डेटा को रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड द रीसेट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो या ऑफ दिस पेपर एज वेल, 2 पेपर्स हमने इसमें किए। यहाँ पे देखिए हम कहते हैं जी जो हमारे पास सम है, अब ये याद रहे कि जो समीशन का साइन होता है ना, इसको हम सम कहते हैं।
इसमें सी आउट जो है वो फुल एडर सर्किट के साथ काम करता है अगर ए बराबर है 1 के, बी बराबर है 1 के, और जो सी इन है यानी जो मेरे पास कैरी इन आ रहा है वो बराबर है 0 के। तो इसके अंदर देखो क्योंकि कैरी इन है तो यहाँ पे कैरी आउट यानी कैरी इन 0 आएगा, कैरी आउट 1 हो जाएगा, और समीशन आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। ये आपके पास सिंपल सा है। अगर मैं आपको इसको मजीद समझाऊं या मजीद आसान करके समझाऊं तो देखो आपके पास 1 एंड 1 दो इनपुट्स हैं। देखो 1 और 1 को जमा कर दो, आंसर तो बनता है 2, लेकिन 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, 2 1s are 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो देखो 0 आपके पास यहाँ पे सम आ गया, सम 0 आ गया ना, ये देखो सम 0 आ गया, और जो कैरी आउट है यानी कि कैरी कितना आया, ये वाला 1 तो कैरी बन गया, तो यहाँ पे कैरी, तो ये 1 एंड 0 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। सो डैट्स इनफ जी। हमने अपनी इस पूरी क्लास में दो पेपर्स किए विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीप कॉन्सेप्ट। मैंने मैक्सिमम जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।